हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ये उसका लेक्चर नंबर 56 है। तो मतलब इस पे अभी तक हम लोग 55 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं। और ये सारे लेक्चर्स आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं शामिल करता हूं, और वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग शामिल करते हैं जिसमें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जरूर देखिए आप उन प्रीवियस लेक्चर्स को। उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या सिंपली आयुष्मान क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, वहां पे आपको टीजीटी पीजीटी वाली जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आपको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला काम है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा वेक्टर कैलकुलस जो अभी चैप्टर चल रहा है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल, है ना, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल ये हमने कंप्लीट किया था, कवर किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में जो फोकस होगा हमारा बेसिकली वो होगा स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, और ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस पे आज फोकस रहेगा। और यही आपका वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस भी है। वेक्टर कैलकुलस के जहां भी टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में पूछा जाता है, वहां पे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल ये पूछा जाता है, और साथ में स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये बेसिकली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि इफ सी इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन बाई स्टोक्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट। इस तरीके से अगर लिखा हो, और ये इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस लाइन इंटीग्रल की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि आपको इसको कैलकुलेट करने में किस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, अब देखिए मैं बेसिकली आपको बता दूं कि कहाँ पे आप स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और कहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब भी हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे या स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो जो भी कर्व दिया गया होगा वो क्लोज्ड कर्व होगा, है ना। जिस कर्व के ऊपर इस इंटीग्रेशन को करना है वो कर्व कैसा होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। एक बात ये हो गई। ये किसके लिए हमने बात किया, स्टोक्स थ्योरम के लिए बात किया और ग्रीन्स थ्योरम के लिए इस्तेमाल बात किया। दूसरी बात, जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल होती है, 2D वाले शेप, 2D में इस्तेमाल होता है, मतलब जहां पे सिर्फ dx और dy दिया रहे। ठीक है, जहां पर dx और dy दिया रहा है, जैसे पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, ये 2D की बात हो गई, सिर्फ dx और y है। और जहां पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई और प्लस आर डी जेड रहेगा, जहां पर 3D की बात हो जाएगी, वहां पे हम लोग बात करेंगे किसका, स्टोक्स थ्योरम की बात करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम ये दोनों ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए। बस अंतर ये है कि ग्रीन्स थ्योरम तब इस्तेमाल करेंगे जब सिर्फ एक्स और वाई इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है, और कर्व कैसा हो, क्लोज्ड कर्व हो। और जो यहाँ पे पी और क्यू होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। स्टोक्स थ्योरम की बात करेंगे जब डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों की बातें की गई हो, और कर्व कैसा हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो इन्होंने स्टोक्स थ्योरम बता दिया। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, एक बार जब मैं बता दूं कि स्टोक्स थ्योरम क्या है, तभी तो हम लोग लगा पाएंगे स्टोक्स थ्योरम क्या है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, ये हमारा होता है स्टोक्स थ्योरम। तो देखिए इसमें आपको एफ डॉट डी आर का मतलब, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन में लिखें, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, इसी को कार्टेशियन में लिखें तो इसको हम लोग कार्टेशियन में लिख सकते हैं पी डी एक्स, कुछ इस तरीके से दिया होगा, पी डी एक्स जो एफ डॉट डी आर का मतलब डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है, तो पी डी एक्स और क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, इस तरीके से आपको यहाँ पे
जिस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकालना ये आपको इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। तो उसको हमको इस तरीके उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। तो आई होप आप यहाँ पे देखिए पहचान गए होंगे कि हमारा यफ क्या है। देखिए अगर इस यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें अगर हम यफ पहचानने की कोशिश करें तो ये वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ठीक है। वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप और प्लस एक्स वाई के कैप, ये हमारा हो गया एफ। और डी आर का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया गया, एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो अगर मुझे इस लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना तो सबसे पहले मुझे इस एफ का कर्ल निकालना पड़ेगा। तो कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे हम लोग। तो आपको पता ही है कर्ल कैसे निकाला जाता है। कर्ल निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं। पहले रो में हम लोग आई जे के लिखते हैं, दूसरे रो में हम लोग डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड लिखते हैं। और तीसरे रो में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ के कंपोनेंट। एफ का कंपोनेंट कितना वाई जेड, ठीक है, और कितना है जेड एक्स और फिर कितना है एक्स वाई। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। मतलब कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो राइट हैंड साइड में हमारा जो आंसर आ जाएगा 0 डॉट एन कैप डी एस हो जाएगा। 0 डॉट एन कैप मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्या होगा, जहां पे ए क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है और आर को तो आप जानते ही हैं, आर कौन सा वेक्टर होता है। आर को कैसे लिखते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। और ये कह रहे हैं कि ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है, तो चलिए ए को भी हम कुछ लिख ही लेते हैं। ए को लिख लेते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप और प्लस ए थ्री के कैप, जहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रियल नंबर्स है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये डाइवर्जेंस तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम आर क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो आर क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। पहले रो में क्या लिखेंगे, आई जे के, और दूसरे रो में क्या लिखेंगे, आर के कंपोनेंट जो कि कितने हैं, एक्स वाई जेड हैं। और ए हमारा क्या हो गया, ये एक करा ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर, कोई भी कांस्टेंट वेक्टर ले सकते हैं, ए वन ए टू ए थ्री, ए भी मैंने लिया है। आप चाहे सिंपली और सिंपलिसिटी के लिए आप ए को ले लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ये भी आप ले सकते हैं। चलिए सिंपलिसिटी के मैं यही ले लेता हूँ। तो अब की बार ए के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। और भी आसान हो जाएगा, हालांकि इससे भी आ जाएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इससे भी आ जाएगा, बट हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो आर क्रॉस ए कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, आई इंटू कितना हो जाएगा, वाई माइनस जेड, ठीक है, फिर माइनस जे इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, और प्लस के इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का मुझे डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए। अब जरा डाइवर्जेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, लेकिन एक बार जरा सा उसको मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए मतलब ये जो वेक्टर दिया गया इसका डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस के लिए हम लोग लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स, उसके बाद आई कैप का कंपोनेंट लिखते हैं जो कि कितना है, वाई माइनस जेड है, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं डेल बाई डेल वाई और उसके बाद जे कैप के कंपोनेंट को लिखते हैं, जे कैप का जो कोई भी कोफिशिएंट है कितना है, इस माइनस को भीतर ले लीजिए, जेड माइनस एक्स है। फिर डेल बाय डेल जेड करते हैं और के कैप के कोफिशिएंट को लिखते हैं जो कि कितना है, एक्स माइनस वाई है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करना और फंक्शन तो वाई और जेड का है, मतलब ये जीरो मिलेगा। इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे जेड और एक्स है, जीरो मिलेगा और यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन पीजीटी 2005, यूपी पीजीटी 2005 और यूपी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर। तो ये पूछ रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ आर बॉक्स प्रोडक्ट आर ए बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, फिर से वही बात कि ए और बी को आप कुछ ले लीजिए, आसान आसान सी चीजें ले लीजिए, कांस्टेंट वेक्टर बना लीजिए कोई, जैसे ले लेते हैं आई प्लस जे प्लस के, और बी को मैं क्या ले लेता हूँ, बी को हम लोग ले लेते हैं सपोज आई माइनस जे प्लस के ले लेते हैं। हालांकि आप ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है बॉक्स बॉक्स प्रोडक्ट आर ए बी निकालना है, ठीक है। बॉक्स प्रोडक्ट आर ए बी निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। पहले में आर के कंपोनेंट लिखेंगे जो कि कितने होते हैं, एक्स वाई जेड। दूसरे में ए के कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग 1 1 1। तीसरे में बी के कंपोनेंट लिखेंगे 1 माइनस 1 और 1 लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा, एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स के बाद 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, फिर माइनस जे,
और कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 0 और फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे जे नहीं रहेगा, वाई रहेगा, एक्स माइनस वाई और प्लस जेड, जेड के साथ क्या मिलने वाला है माइनस वन कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें कितना मिला 2x माइनस 2z मिला, 2x माइनस 2z मिला। ठीक बात है। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन तो जीरो दिया गया, जीरो तो नहीं मिला। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है ए क्रॉस बी, चलिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इसका हम लोग डाइवर्जेंस भी तो निकालना है ना, डाइवर्जेंस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट आर ए बी, चलिए डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट आर ए बी, तो जानते हैं डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको। ठीक है, सॉरी डाइवर्जेंस नहीं, ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट निकालना हमें। तो ग्रेडियंट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे निकालते हैं, डेल बाई डेल एक्स, और जो भी ये फंक्शन आया हुआ है इसको लिखेंगे, कितना है 2x माइनस 2z, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आई कैप, फिर क्या लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, और क्या लिखेंगे 2x माइनस 2z, और क्या लिखेंगे जे कैप, फिर क्या लिखेंगे डेल बाई डेल जेड और 2x माइनस 2z, और क्या लिखेंगे के कैप। तो चलिए इसको कम एक्स के रेस्पेक्ट अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें कितना जगह 2i कैप हो गया, और यहाँ से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 मिलेगा। तो 2i कैप माइनस 2 के कैप मिल गया, ये हमें मिल गया। अब हम लोग ए ऑप्शन तो हुआ नहीं, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आई जे के लिख लेंगे, फिर ए के कंपोनेंट क्या है 1 1 1, और यहाँ पे कितना 1 माइनस 1 1 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आई इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस जे इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और प्लस के इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस वन कितना आ जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा 2i कैप माइनस 2 के कैप, यही आया था 2i कैप माइनस 2 के कैप, तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, देखिए सिंबल में मतलब वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे और सिंबल में इस तरीके से लिखा जाएगा। डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पे बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, कर्ल का मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इस ये तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ ये जीरो आता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ कितना आता है, जीरो आता है। बट मैं आपको इसको याद करने की एक टेक्निक बता देता हूँ। जैसे लिखा रहता था ए डॉट, मान लो लिखा हुआ है बी क्रॉस सी, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, इस तरीके से लिखते थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर बॉक्स में दो कोई भी दो वेक्टर अगर सेम सेम आ जाए, जैसे ए बी दो वेक्टर सेम हो जाए, तो इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मिलती थी, जीरो मिलती थी। तो बस इसी तरीके से इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर डेल डॉट है और कैसे है डेल क्रॉस एफ है, ए डॉट बी क्रॉस सी की तरह है ये। ठीक है, इसे बॉक्स में हम लोग डेल डेल और एफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे दो चीजें सेम सेम है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये मैंने आपको याद करने की टेक्निक बता दी। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है आर इज इक्वल टू वेक्टर ए है इंटू ई की पावर ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट वेक्टर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी आर बाई डी टी कितना होगा। ठीक है, तो इस आर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। ई की पावर ओमेगा टी का हो जाएगा ई की पावर ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे वेक्टर ए लिखेंगे। फिर ई की पावर माइनस ओमेगा टी का ई की पावर माइनस ओमेगा टी को फिर से करेंगे तो माइनस ओमेगा आएगा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं वेक्टर बी लिखते हैं। हमसे डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर पूछा गया, दोबारा इसको टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से हमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी, और क्या मिल जाएगा वेक्टर ए, और यहाँ पे माइनस ओमेगा फिर से आएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस ओमेगा टी और वेक्टर बी आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे ई की पावर ओमेगा टी वेक्टर ए और प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी और वेक्टर बी मिल जाएगा, जो कि देखिए क्वेश्चन में वेक्टर आर के बराबर दिया गया। मतलब ये मिल गया हमें ओमेगा स्क्वायर आर मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एक, द वेक्टर आर की पावर एन इंटू आर वेयर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज सोलेनाइडल। ठीक है, देन एन इज इक्वल टू व्हाट।
पहली बात देखा सोलेनाइडल वेक्टर किसको बोलते हैं, कोई वेक्टर सोलेनाइडल कब होता है, ठीक है। तो ए वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनाइडल, कोई वेक्टर एफ है इसको हम लोग सोलेनाइडल तब बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सोलेनाइडल तब बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब हमारा इसका डाइवर्जेंस, ठीक है, इसमें हमारा जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो हो जाए, मतलब डेल डॉट एफ कितना आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ, एक फार्मूला, एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर, ये आता है आपका, इसके लिए एक फार्मूला होता है एन प्लस थ्री, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इसको, एन प्लस थ्री इंटू आर की पावर एन होता है। अब क्वेश्चन में आ जाइए, अब देखिए आर की पावर एन जो वेक्टर है ये सोलेनाइडल है, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। और डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर, इसके लिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, एन प्लस थ्री इंटू आर की पावर एन इज इक्वल टू जीरो। तो आर वेक्टर तुम्हारा जीरो होगा नहीं, इसका मतलब एन प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, और अगर एन प्लस थ्री जीरो हो गया तो एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस थ्री मिल जाएगी। ये पूछा गया तो एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री मिल जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहा जा रहा V is the volume enclosed by a closed surface, yes, F is equal to x I cap plus 2 I j cap plus 3 z k cap, then the value of surface integral F dot n cap क्या होगा, यूपीजीआईसी लेक्चर 2021 में पूछा गया है। तो मैंने आपको देखे तीन थ्योरम शुरू में ही मैंने बताए थे, एक बताया था मैंने आपको ग्रीन्स थ्योरम, दूसरा गॉस थ्योरम, तीस और ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तीन थ्योरम मैंने आपको बताए थे शुरुआती दौर में ही, मैंने आपको बता दिया था, और इसका इस्तेमाल करना भी मैंने आपको बताया था कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना हो, ठीक है, एफ डॉट एन कैप डी एस, तो यहाँ पे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये किसके बराबर होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देता है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और क्या लिखना है, डी वी लिखना है, ठीक है ना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डी वी लिखना है। अब डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है वो मैंने अभी आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ। इसमें हम लोग लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स, और एफ का जो ये आई कैप का कंपोनेंट है इसको लिख लेते हैं एक्स, लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस डेल बाई डेल वाई, और जे कैप का कंपोनेंट जो कि कितना है, कोफिशिएंट 2y है, उसको लिख लेते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, डेल बाई डेल जेड, और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना 3z है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3z। तो इस तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला जाता है, ठीक है। और बगल में यहाँ पे हमको क्या लिखना है, डी बी लिखना है। तो अगर यह एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1, और यहाँ से 2y का y के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2, और यहाँ से मिल जाएगा 3, और कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। डी बी का इंटीग्रेशन हम लोग जो करेंगे कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 6 बी हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है लेट एस डिनोट द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0, z is equal to 1, then the surface integral of f is over s is equal to what, सरफेस इंटीग्रल निकालना है, और यूपी पीएससी आश्रम पद्धति 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको लिखा जाता है एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल और डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ लिख लें सरफेस इंटीग्रल तो हमें निकालना है इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है मैंने बताया था आपको, डेल बाई डेल एक्स लिखते हैं, और एफ में जो आई कैप का कंपोनेंट है उसको लिखते हैं, कितना है, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई जेड। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, डेल बाई डेल वाई, और फिर जे कैप का कोफिशिएंट कितना, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, तो उसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, डेल बाई डेल जेड लिखेंगे, और फिर कितना लिख रहे हैं, के कैप का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये लिखेंगे हम लोग, और साथ में क्या लिखना है, डी बी लिखना है, ठीक है, साथ में हमें क्या लिखना है, डी बी लिखना है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख दिए वॉल्यूम इंटीग्रल, और डेल बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और डी का मतलब कितना हो जाएगा, dx dy dz हो जाएगा, dx dy dz, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आ जाएगा,
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी वाई और कितना लिख देते हैं डी जेड। अब देखिए यहाँ पे एक्स की लिमिट है 0 to 1, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, वाई की लिमिट भी है 0 to 1, जेड की लिमिट भी कितनी है 0 to 1। तो पहले एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आ जाएगा x³/3 हो जाएगा, और एक्स की लिमिट कितनी है 0 to 1। और अब बचा हमारे पास दो बचे, 0 to 1 वाई वाला और 0 to 1 जेड वाला, ये बचा हमारे पास। और यहाँ पे कितना लिखना है हमें डी वाई डी जेड लिखना है। तो ये तो 1/3 होगा, 1/3 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब 0 to 1 और डी वाई डी जेड लिखना है, तो डी वाई का वाई हो जाएगा 0 to 1, फिर ये हो जाएगा। तो मतलब ये जो है इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 1, कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन DSSB TGT 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द स्क्वायर कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइंस x = 1 y = 1 और यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, और कहा जा रहा है कि स्क्वायर कट फ्रॉम फर्स्ट लाइन x बराबर 1 एक लाइन बनानी है आपको। ये बन गई लाइन x बराबर 1, और एक लाइन बनानी है y = 1, ये आपकी लाइन होगी y = 1। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जो एरिया है ये तो बाउंडेड है, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है आपसे, ग्रीन्स थ्योरम ये कहता है कि पी डी एक्स, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है, लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स, एक मिनट, लाइन इंटीग्रल में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, क्यू डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल बाई डेल एक्स इंटू कितना हो जाएगा क्यू, माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू कितना हो जाएगा पी, और यहाँ पे क्या लिखना है हमको डी एक्स डी वाई लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है डी एक्स और कितना लिखना है डी वाई। तो यहाँ पे देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो कितना दिया गया है एक्स वाई, और कितना लिखा गया है डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना लिखना है डी एक्स लिखा गया है। ठीक है, और दिस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। क्यू आप पहचान ही गए होंगे, क्यू हमारा कौन होता है, डी वाई का कोफिशिएंट होता है क्यू। ठीक है, तो डी वाई कोफिशिएंट कौन, एक्स वाई है। इसको हमको क्यू को किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डेल बाई डेल एक्स इंटू कितना एक्स वाई, फिर माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू पी, पी क्या होता है डी एक्स का कोफिशिएंट जो कि कितना माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, और बाहर आपको क्या लिखना है डी एक्स डी वाई लिखना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2y, और यहाँ से कितना आ जाएगा डी एक्स डी वाई हो जाएगा। तो ये 3y हो जाएगा, 3 तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास y, और कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स कर लेते हैं, पहले y के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए y हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, हमारा y इज इक्वल एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 तक वेरी कर रहा है। तो y की लिमिट हो जाएगी 0 to 1, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक वेरी कर रहा है। x की लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी। तो पहले y के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y² by 2 आ जाएगा, y² by 2, और लिमिट कितना रखेंगे 0 to 1, और फिर इसको हमको डी एक्स लिखना है, यहाँ पे 0 to 1 लिखना है, बाहर कितना 3 है, ये 1/2 मतलब 3/2 तो बाहर आ जाएगा, और फिर से 0 to 1 कितना आ जाएगा डी एक्स जो कि x, और फिर से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 DSSB TGT 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट विच इंटीग्रल टू विच इंटीग्रल। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो आपका ग्रीन्स थ्योरम होता है और स्टोक्स थ्योरम होता है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन जीआईसी यूपी जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ एफ इज इक्वल टू, एक वेक्टर इस तरीके से दिया गया है, एफ डॉट एन कैप निकालना, मतलब सरफेस इंटीग्रल आपको निकालना है, और जहां पे सरफेस आपको ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी हो एफ डॉट एन कैप डी एस, तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखना है, और क्या लिखना है डीबी लिखना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ और क्या लिखना है डीबी लिखना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ चलिए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स और आई कैप का कोफिशिएंट जो कि कितना है ए एक्स है, तो डेल डेल एक्स ऑफ ए एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे डेल डेल वाई
और वाई कप का कोफिशिएंट कितना है बी वाई, फिर क्या लिखेंगे डेल बाई डेल जेड लिखेंगे, और के कप का कोफिशिएंट कितना है सी जेड लिखेंगे, और बाहर कितना लिखना है डी बी लिखना है, ठीक है ना, डी बी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, ये कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और कितना आ जाएगा डी बी आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तो कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल और यहाँ पे डी बी लिखना है। मतलब इसका जो मतलब हो गया कि इसका वॉल्यूम निकालना है सरफेस का, और ये क्या स्फीयर है जिसका सेंटर 0 0 0 है, रेडियस 1 है। तो आपको सर स्फीयर का आपको वॉल्यूम पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई, और रेडियस कितना 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। तो कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि लेट फाई इज ए स्केलर फंक्शन, फाई कोई भी स्केलर फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो पूछ रहे हैं कि डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई ये पूछ रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फाई देखिए कोई भी स्केलर फंक्शन एक्स वाई जेड का, तो मैं मान लेता हूँ कि फाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले मैं डेल फाई निकाल लेता हूँ। डेल फाई कैसे निकाला जाता है, डेल फाई निकालने का तरीका ये होता है कि आई कैप लिखते हैं, फिर डेल बाई डेल एक्स, और जो भी फंक्शन ऑफ आई क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर कैसे निकालते हैं जे कैप, और फिर से डेल बाई डेल वाई, और कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या लिखेंगे के कैप और डेल बाई डेल जेड, और क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्स का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, और कितना मिल जाएगा के कैप मिल जाएगा। ये हमारा गया डेल फाई। अब हमें निकालना है डेल क्रॉस डेल फाई। डेल क्रॉस, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे आई जे के, दूसरे रो में हम लोग लिखेंगे डेल, मतलब क्या लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, और क्या लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे डेल बाई डेल जेड। तीसरे रो में डेल फाई का जो कोफिशिएंट है, मतलब 1 आई जे के कोफिशिएंट कितने 1 1 1 है, उसको हम लोग लिखेंगे 1 1 1। और इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि जो भी ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हो, चाहे स्टोक्स थ्योरम हो, चाहे ग्रीन्स थ्योरम हो, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। बस उसकी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। पूछा जा रहा द वैल्यू ऑफ द दिस इंटीग्रल, ठीक है, ओवर सी इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 1। तो देखिए 3D में है, मतलब dx dy dz तीनों है और लाइन इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइन इंटीग्रल हो और 3D मतलब dx dy dz तीनों आया हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तब वहां पे हम लोग स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ dx dy रहेगा तो ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो कर्व होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्लोज्ड कर्व आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और स्टोक्स थ्योरम कहता क्या है, स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि एफ डॉट डी आर, ठीक है, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ये किसके बराबर आता है, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल और कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, और कितना हो जाता है ds हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप कर्ल ऑफ एफ निकालें, ठीक है ना। और जहां पे एफ आपके पास क्या है, एफ आपके पास है ई की पावर एक्स आई कैप, ठीक है, ई की पावर एक्स आई कैप और प्लस 2y जे कैप, और कितना है माइनस के कैप, ये है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम लोग आई जे के लिखेंगे, और क्या लिखेंगे फिर कर्ल ऑफ एफ में यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे डेल बाई डेल जेड लिखेंगे, ठीक है। फिर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, ई की पावर एक्स, और यहाँ पे कितना 2y और यहाँ पे कितना -1 है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल आपको निकालना था ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 2y dy माइनस डी जेड, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल 0 डॉट एन कैप और इंटू डी एस। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या कहा गया है कि एफ डॉट एन कैप डी एस निकालना है, मतलब आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है। सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, कैसे लिखेंगे? डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे आपका जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा एफ में, जो कि कितना 4xz है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4xz, फिर क्या लिखेंगे? डेल बाई डेल वाई, और कितना लिखेंगे हम लोग? माइनस वाई स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे? डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? वाई जेड लिखेंगे। तो ये हमारा क्या डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी बी लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा 4z, ठीक है। ये में मिल जाएगा 4z माइनस 4z, और यहाँ से मिल जाएगा ये माइनस 2y, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस वाई, 4z माइनस 2y प्लस वाई, और कितना मिल जाएगा? db मिल जाएगा। मतलब हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल 4z माइनस वाई db मिल जाएगा। db का मतलब कितना हो जाएगा? dx dy, और कितना हो जाएगा? dz हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक 4 यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर z, और यहाँ पे लिख लेते हैं dz, फिर लिख लेते हैं dx dy। इसमें dx dy z का ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल, और क्या लिख देंगे? y, और फिर क्या लिख देंगे? dy, फिर dx, और फिर कितना आ जाएगा? dz, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा 4, और x y z की लिमिट दी गई, x बराबर 0 से x बराबर 1, y बराबर 0 से y बराबर 1, z बराबर 0 से z बराबर 1। मतलब ये 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, तीनों 0 से 1 ही है, ठीक है ना। तो z को डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, और लिमिट कितना आ जाएगा? 0 टू 1। और अब हमारे पास क्या बच जाएगा? dx dy बच जाएगा, और लिमिट कितना है? 0 टू 1, 0 टू 1 है। तो ये 1/2 मिल जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2, और माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, मतलब, और लिमिट कितना हो जाएगा? 0 टू 1, 0 टू 1, और वाई स्क्वायर बाई 2, और कितना हो जाएगा? लिमिट कितना हो जाएगा? 0 से 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास? dx dz बच जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा? 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि सी इज द रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस, ये 4 वर्टिसेस दिए गया है, तो इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए चूंकि dx dy आया है, ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2D की बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्लोज्ड आपका जो रेक्टेंगल है वो कैसा क्लोज्ड है, तो यही ग्रीन्स थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। जिस कर्व पे हम लोग इसको अप्लाई करने जा रहे हैं क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, और इसका वर्टिस दिया गया 0 0 दिया गया है, पाई पाई 0 दिया गया है, फिर दिया गया पाई पाई बाई 2 दिया गया है, और कितना दिया गया? 0 टू पाई बाई 2 दिया गया है। तो हमारा ग्रीन्स थ्योरम ये कहता है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई किसके बराबर होता है? सरफेस इंटीग्रल, और डेल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? डी एक्स डी वाई लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको? दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल बाई डेल एक्स, और क्यू का मतलब ये हो गया कि वाई डी वाई का कोफिशिएंट जो कि कितना? ई की पावर माइनस एक्स, और कितना? कॉस वाई है, ठीक है, और माइनस डेल बाई डेल वाई, और पी पी हमारा कितना है? डी एक्स का कोफिशिएंट मतलब ई की पावर माइनस एक्स, और कितना? साइन वाई है, ठीक है। और फिर कितना लिखना है? डी एक्स डी वाई लिखना है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हम हमारे पास आ जाएगा ये ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस इसको वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और साइन वाई का कितना हो जाएगा? कॉस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे डबल इंटीग्रल हो जाएगा, और कितना? डी एक्स डी वाई हो जाएगा। मतलब ये 2 टाइम हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 को बाहर कर लेंगे, और ई की पावर माइनस एक्स, और कितना आ जाएगा? कॉस वाई, और कितना हो जाएगा? डी एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, डी एक्स डी वाई। और लिमिट हमारी कितनी है? देखिए एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से पाई वेरी कर रहा है, और वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है ना, 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस 1 हो जाएगा, लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से पाई, और कॉस वाई के रहने देते हैं, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई, और फिर कितना हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 बचा रहेगा, और बाहर कितना है? 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले तो कितना था? -2 था ना, क्योंकि -2 ये तो 2 था, -2, तो माइनस माइनस अब की बार कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और कितना हो जाएगा हमारे पास? ई की पावर माइनस पाई और -1, और कितना बचेगा हमारे पास? कॉस वाई डी वाई। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, कॉस वाई का साइन वाई हो जाएगा, और साइन 91 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 2।
e की पावर -π-1, इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।